राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की मैं कहानी सुनाऊं, घटना सुनाऊं, उससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 2 मिनट का किस्सा है। वो आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी जो है जो कहावत है बिल्कुल सच है, और जो पुलिस वाले होते हैं ऐसा ही करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस जो होती है वो रस्सी के सांप बना देती है। कुछ के समझ में आता है, कुछ जो पुलिस के हाथ चढ़ गए होते हैं या पुलिस से पाला पड़ गया होता है। पर कुछ लोगों को समझ में आता नहीं पुलिस रस्सी के सांप बनाती कैसे है। एक बार एक दरोगा होते हैं, थाने चार होते हैं, वो नाई की दुकान पे जाते हैं। तो नाई की दुकान पे काफी समय से वो जा रहे थे, तो नाई उनसे एक बात पूछता है कि साहब, पुलिस जो होती है रस्सी के सांप कैसे बनाती है। तो दरोगा 2-3 बार समझाते हैं उसकी, छोड़ इन बातों को, कुछ रखा नहीं है। तो कहता नहीं साहब बताइए। जब कई बार लगातार ये बातें पूछता है दरोगा से ये नाई, तो दरोगा उससे कहता ठीक है, तो एक काम कर, 2-1 दिन रुक जा, मैं तुझे डिटेल में बताऊंगा कि पुलिस रस्सी के सांप बनाती कैसे है। तो कहता ठीक है साहब। इसके 2 दिन बाद एक पुलिस वैन आती है जिसमें 4-5 पुलिस सिपाही होते हैं। वो आते हैं और उस नाई की दुकान में घुस जाते हैं, तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। नाई देखता है, कहता है साहब क्या बात हो गई। तो पुलिस वाले बताते हैं कि हमें सूचना मिली है, हमारे जो मुखबिर उन्होंने बताया है कि तू अवैध हथियार होते हैं जो देसी कट्टे होते हैं वो सप्लाई करता है। अब जैसी बात नाई सुनता है वो घबरा जाता है, कहता है साहब मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, आपको गलत सूचना मिली है। तो कहते हैं पुलिस वाले कि तू अपना काम कर, जो हम कर रहे हैं करने दे। नाई चुपचाप खड़ा हो जाता है और नाई फिर बोलता है कि साहब आपको जो पुलिस वाले हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी मुझे जानते हैं, आपके थाना इंचार्ज साहब, वो यहाँ आजकल आते रहते हैं। तो कहते हैं क्या तू हमें हमारे अधिकारी की धमकी देके हमें डरा रहा है। तो कहता नहीं साहब, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, सीधा साधा कमाने खाने वाला आदमी हूँ। तो पुलिस वाले फिर समझाते हैं कि तू चुपचाप अपना काम कर। नाई एक कोने में खड़ा रहता है, तभी भी एक पुलिस वाला नजर बचा के अपनी जेब से एक देसी कट्टा निकालता है और दुकान में रख देता है। अब कुछ देर बाद ढूंढे ढूंढे का नाटक करता है और पहुंच जाता है उस देसी कट्टे के पास और निकालता है उसे, और कहता है साहब ये लोग मिल जाए देसी कट्टा। अब जैसे ही देसी कट्टा मिलने का नाम आता है, नाई को होश भागता हो जाते हैं, वो घबरा जाता है, कहता साहब मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। जब ये सब हो ही रहा होता है, पुलिस इसको ले जा रही होती है, जीप में उठा रही होती है, तभी वहाँ वो दरोगा साहब जो होते हैं, इंचार्ज साहब, थाना इंचार्ज, वो आ जाते हैं और पूछते हैं क्या बात होगी। तो नाई रोता गिड़गिड़ाता बोलता है साहब ऐसे ऐसे मेरी दुकान में देसी कट्टा मिल गया, मुझे पता नहीं। अब तुम मुझे जानते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, पर पता नहीं मेरी दुकान में कहाँ से आ गया और साहब को मिल गया। तो कहते हैं कि पुलिस जो इंचार्ज थाना साहब होते हैं वो कहते हैं भाई मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ करूंगा अभी तुझे बचाऊंगा अभी तो मेरी नौकरी पर खतरा आ जाएगा और डिपार्टमेंट में मेरी बदनामी होगी कि इन्होंने अपने जानने वाले को, एक जो गैर कानूनी हथियार बेचता है, उसको बचाने की कोशिश करी। तो कहते हैं साहब आप कुछ भी करिए, आप मुझे बचा लीजिए। तो कहते ठीक है, पुलिस वाले से बात करता हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। थाना इंचार्ज साहब जो सिपाही होते हैं कोने में ले आते हैं, कुछ बात करते हैं और वापस लौटते हैं नाई के पास। नाई से बोलते देख भाई, ये मान तो गए हैं, पर ये मांग रहे हैं 20,000 रुपए, 20,000 दे दे, ये केस तेरा ही रफा दफा कर देंगे। तो वो कहता है साहब 20,000 रुपये में कहाँ से दूँ, गरीब आदमी हूँ। तो कहते देख भाई 20,000 देगा तभी तू इस जो लफड़ा है इससे निकल पाएगा, नहीं तो तू जेल जाएगा। कहता ठीक है साहब, मुझे आप थोड़ी मोहलत दीजिए, मैं इंतजाम करता हूँ, कहीं ना कहीं से मांग कर दूंगा। तो कहते ठीक है। थाना इंचार्ज साहब कहते ठीक है, मेरी जिम्मेदारी से जान दो से, ये पैसे आपको ला के दे देगा। कुछ देर बाद ताई लौटता है, पैसे उसके हाथ में होते हैं। तो दरोगा साहब बोलते हैं कि ये पैसे तुम कहाँ से लाए। तो बताता साहब कि घर में पैसे थे नहीं, तो अपनी माँ की सोने की चैन थी, वो मैं जोहरी पे गया, ज्वेलर्स की दुकान पे गया, वहां मैंने बेच दी। कहते ठीक कोई बात नहीं। वो कहते पुलिस वाले जो दरोगा साहब होते हैं इंचार्ज, वो पुलिस वाले सिपाही से कहते हैं काम करो, इसके हाथ में हथकड़ी लगा दो। जब ये हथकड़ी का नाम आता है तो नहीं डर जाता है, साहब मैंने तो आपको पैसे भी दे दिए, आप मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं। तो वो कहते हैं चुपचाप बैठे रहो, जो हम कह रहे हैं करो बस। तो वो चुपचाप अपने हाथ में हथकड़ी लगाता है और जाके जीप में बैठ जाता है। इसके बाद उसे उस ज्वेलर्स का एड्रेस लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद दरोगा साहब पहुंच जाते हैं उस ज्वेलर्स की दुकान में और बोलते हैं क्या तुमने कोई सोने की चैन खरीदी है। तो जो ज्वेलर्स होता है, जोहरी होता है, वो भी सोचने लगता है कि इनको कैसे पता चला। तो कहता हाँ साहब, और दिखाते हैं गाड़ी में बैठे उस शख्स को, कहते हैं क्या तुमने इससे ही चैन खरीदी है। तो जैसे ही नाइफ को देखता है वो ज्वेलर्स, वो पहचान जाता है, कहता हाँ साहब इससे ही मैंने ली है, पर क्या हुआ इसके हाथ में हथकड़ी क्यों है, तो गाड़ी में उठा रखा है। तो बताता है थाना इंचार्ज कि एक स्नेचर है, चैन स्नेचिंग करता है, और इसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है, उसने बताया कि तुम पे ये चोरी के जेवर तो इन्होंने बेचे हैं। जैसे ही अब ज्वेलर्स के पास ये कानून को खबर पहुंचती है, वो डर जाता है, घबराता है, कहता साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे पता नहीं थी कि ये चोरी की चैन है। तो कहता ठीक है, 40,000 रुपये दो और इस जो मतलब फंदा है इससे बच जाओ। तो अब बिना सोचे समझे ज्वेलर जो होता है वो 40,000 रुपये दे देता है, और साथ में जो थाना इंचार्ज साहब होते हैं कहते हैं चैन भी दे दो, हमें बरात में दिखानी है, नहीं तुम परेशानी फंस जाओगे। 40,000 रुपये दे देता है और साथ में वो चैन भी वापस कर देता है। इसके बाद वो थाना इंचार्ज वापस आते हैं गाड़ी में और गाड़ी लेके वापस पहुंच जाते हैं नाई की दुकान पर। अब नाई को हथकड़ी हाथ से खोली जाती है, वो छोड़ दिया जाता है। अब इस पे थाना इंचार्ज बोलते हैं तूने मुझे पका दिया था ये बोल बोल के कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। तो कहता है हाँ साहब पूछा तो था मैंने। तो कहते अब जान ले पुलिस रस्सी का सांप बनाती कैसे है। अब देख, हमने अपने ही जेब से तेरी दुकान में देसी कट्टा रखा, तुझे उठाया, तूने हमें 20,000 रुपये दिए। तूने अपनी चैन, अपने घर की चैन बेची सुनार पे, हमने बताया सुनार को चोरी की है,
और सुनार से 40,000 रुपये लिए और ये चैन भी ले ली। अब जैसे ही नाई की कानों में बात पड़ती है, नाई समझ जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इस पे कहते हैं ये ले जो उसकी चैन होती है सोने की वापस कर देते हैं और कहते हैं देख, पुलिस रस्सी का सांप ऐसे बनाती है। पुलिस चाहे रस्सी का सांप ही नहीं, अजगर नहीं, डायनासोर तक बना दे, हाथी बना दे। और कहते हैं आज के बाद जिंदगी में सवाल किसी पुलिस वाले से दोबारा पूछिए मत। नाई कसम खाता है, कहता साहब अपने बच्चों को समझा जाऊंगा कि जिंदगी में पुलिस से ऐसा क्या कोई भी सवाल न पूछे। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको कहानी क्यों सुनाई, इस कहानी से और जो आने वाली कहानी है इससे इसका क्या कनेक्शन है। तो इससे इसका पूरा कनेक्शन है कि पुलिस रस्सी के सांप कैसे बना देती है अपने फायदे के लिए। दरअसल ये जो कहानी आज की है ये यूपी के गाजियाबाद की है। और सबसे मेन चीज आप ये सोचिए कि आपको कोई परेशानी होती है, कोई आपको मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग करता है, आपको धमकाता है, तो आप कहाँ जाते हैं? जाहिर सी बात है पहले चौकी जाएंगे। चौकी जाएंगे उसके बाद चौकी में सुनवाई नहीं होगी, थाने जाएंगे, थाने में सच्चों से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप जाएंगे सीधा एसीपी के पास या उस पर एसएसपी के पास या डीआईजी के पास जाएंगे अपनी कंप्लेंट लेके, अपनी शिकायत लेके। पर क्या हो जब एक थाने की नहीं, एक राज्य की नहीं, दो दो राज्य के पुलिस जो है वो मिल जाए एक मुजरिम के साथ और जो बेकसूर है उससे सिर्फ पैसे उगाए के लिए। आप सोच के बड़ी हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो दो राज्य की पुलिस एक साथ मिल जाए। इस केस में आपको जानने को मिल जाएगा। और ऐसी खबरें ज्यादा अगर आप तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि कोई इन खबरों में दिलचस्पी लेता ही नहीं, क्योंकि न्यूज वालों को टीआरपी नहीं मिलेगी। और जो यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाते हैं, इनको व्यूज नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो अत्याचार महिलाओं के साथ होते हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना या उनमें और मसाले भरना, उसके बाद दिखाते हैं तो व्यूज मिलते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, जब कोई रेप होता है तो फांसी तो बहुत कम है, उससे भी बड़े कोई सजा हो तो ऐसे बलात्कारियों को वो सजा मिलनी चाहिए। पर ऐसी महिलाओं को कौन सी सजा मिलनी चाहिए जो महिलाएं पुरुषों को झूठे अपने रेप केस में फंसाती हैं और अपनी मर्जी से संबंध बनाती हैं, उसके बाद कहती हैं मेरा रेप हुआ, बलात्कार हुआ। इस कहानी से आपको पूरी घटना की जानकारी मिलेगी कि पुलिस कैसे कैसे एक मुस्लिम लड़की के साथ मिलकर, ऐसी गंदी औरतों के साथ मिलकर खेल खेलती है। दरअसल कहानी गाजियाबाद की कौशाम्बी की है। इसी कौशाम्बी में एक मिथिलेश नाम का शख्स है जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, कंपनी है। इसी कंपनी में 2017 को एक लड़की आती है जॉब के लिए, पढ़ी लिखी थी, इंटरव्यू देती है, उसको नौकरी मिल जाती है। पर 2022 में मिथिलेश को पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है इसमें फाइनेंशियल जो फ्रॉड हो रहे हैं और इनकी ईमेल आईडी जो आईडी होती है ऑफिशियल, उसको हैक करके कोई जो इलीगल काम होते हैं या फिर इलीगल जो लेन देन है वो किया जा रहा है। जब वो छानबीन करते हैं तो पता चलता है लड़की जो है, इस लड़की की इस पूरी मामले में पूरे सम्मिलित है और इसने इस सब चीज को कांड दिया करा है, मतलब इसी लड़की ने इसको अंजाम दिया है। अब मजबूरी देखिए कि हम इस लड़की का चेहरा जो है सही से दिखा नहीं सकते हैं और ना ही शख्स का दिखा सकते क्योंकि शख्स जो है बेकसूर था और लड़की जो गुनहगार थी। इसके बाद ये शख्स जो होते हैं मिथिलेश, उसको कहते हैं लड़की को तुम एक काम करो, तुम नौकरी से इस्तीफा दे दो, नहीं तो हम पुलिस कार्रवाई करेंगे और तुम जेल चली जाओगी। लड़की हो इसलिए हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। लड़की को पता थी कि हो सकता है अगर पुलिस कंप्लेंट हो तो उसको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है 420 के लिए। लड़की चुपचाप अपना रिजाइन दे देती है, नौकरी छोड़ देती है। इसके बाद लड़की जब नौकरी छोड़ देती है 22 में अप्रैल में, तो मिथिलेश जो होते हैं वो बड़े बेफिक्र हो जाते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं। पर जब भी कुछ दिनों बाद मिथिलेश को खबर मिलती है कि इस जो उनका कंपनी का फ्लैट है कौशाम्बी में है, उनको पता चलता है कि इसमें कई बार इस लड़की के साथ साथ कोई लड़के आए और कई अन्य लड़की भी आके यहाँ ठहरती थी और इलीगल जो मतलब कोई काम जो उसमें करती थी। कई बार शिकायत मिलने के बाद उनको जब शक होता है मिथिलेश को, ये पहुंच जाते हैं अपने कंपनी के जो कौशाम्बी में उनका फ्लैट है वहां जाते हैं। पूरे फ्लैट की जब ये जांच करते हैं तो उनको पता चलता है कि फ्लैट में कई जगह स्पाई कैमरा लगे हुए हैं। स्पाई कैमरा को निकाला जाता है, उसकी मेमोरी जब देखी जाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उस मेमोरी में बहुत गंदी गंदी वीडियो थी जो उस लड़की के साथ साथ कई और अन्य लड़कियां और लड़कों की वीडियो थी। जब पूरी जानकारी लेते हैं उनको पता चलता है कि एक तरीके से यहाँ रैकेट चल रहा था। पहले लड़कों के साथ सेक्स करना, बड़े बड़े लड़कों के साथ, आदमियों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ सेक्स करना, उसकी वीडियो बनाना और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना। इसकी शिकायत लेके जाते हैं साइबर सेल गाजियाबाद में। वहाँ जाते हैं, वहाँ एक अनिल यादव नाम का शख्स मिलता है इनको, उससे बातचीत करते हैं, बताते हैं और सारे जो प्रूफ होते हैं वो दिखाते हैं। इस पे अनिल यादव अपना पल्ला झाड़ता है और कहता है कि जो मामला है ये थाने का है। इस पे वो 23 तारीख को, इस पे 23 जनवरी 2023 को वो पहुंच जाते हैं कौशाम्बी के थाने में। जो कौशाम्बी के थाने में जाते हैं वहाँ उनको प्रभात एसएचओ मिलते हैं। प्रभात दीक्षित उनसे बताते हैं, पूरा एविडेंस दिखाते हैं। इस प्रभात दीक्षित उनको आश्वासन देते हैं मिथिलेश को कि आप चिंता न करें, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और अपना एक ऑफिसर भेज के हम पूरी जांच पड़ताल करवाएंगे। इसके बाद 25 जनवरी को वो अपना एक रीगल जायसवाल नाम का एक अधिकारी भेजते हैं, जांच अधिकारी बना के उस कंपनी फ्लैट में। कंपनी फ्लैट में 2-3 पुलिस वालों के साथ और जाता है वो, और पूरे जो भी उसमें सीसीटीवी कैमरे होते हैं या फिर जितने भी एविडेंस होते हैं उनको निकाल के लाता है। शुरू में मिथिलेश को लगा हो सकता है कि एक प्रूफ इकट्ठा कर रहे हो ताकि
उस लड़की पे या जिसने भी काम किया है, कांड किया है, गिरोह चला रहा है, उस पर कार्रवाई हो सके। पर उनका भ्रम बहुत जल्दी टूटता है। उनको पता चलता है कि इस रीगल जायसवाल ने सारे जितने भी यहाँ के डॉक्यूमेंट थे, जितने भी प्रूफ थे, उस सबको नष्ट कर दिया। अब जैसे उनको बात चलती है, वो एसपी साहब के पास पहुंचते हैं, प्रभात दीक्षित के पास, कौशाम्बी के पास। तो इससे प्रभात दीक्षित उनसे कहते हैं कि जो भी हो रहा है सब खत्म कर दो, ज्यादा लफड़ो मत पड़ो, नहीं तो तुम भी परेशानी फंस जाओगे, तुम भी फंस जाओगे। इस पे मिथिलेश कहते हैं कि मैं क्यों फंस जाऊंगा, मैंने कुछ गलत किया नहीं है, और मेरे साथ गलत हुआ, मेरी कंपनी फ्लड में गलत हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और आप हमें उल्टा धमका रहे हैं। इस पे प्रभात दीक्षित बहुत समझाते हैं, और कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं, बट मिथिलेश एसीपी के पास, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका कई पत्र, कई लेटर भेजते हैं वो एसीपी, डीसीपी, जितने भी डीआईजी हैं, डीजी हैं, या फिर अपने मुख्यमंत्री के जो पोर्टर है उन पर डालते हैं, पर उस पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि वो लौट फिर के आने थे थाने में, थाने में आते हैं और उनको ऐसी की वैसी वापस भेज दिया जाता है लेटरों को। अब लगता है कि मिथिलेश को कि शायद कुछ होगा नहीं, पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, तो मिथिलेश एक तरीके से आराम से बैठ जाते हैं। और मिथिलेश की शायद यही एक सबसे बड़ी गलती थी कि वो आराम से बैठ गए। उनको नहीं पता था कि अब उनके खिलाफ बहुत तगड़ी साजिश रची जा रही है, जिसमें बहुत बुरे फंसने वाले हैं। जनवरी में सब हो रहा होता है, अब पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी, पर फरवरी में उधर लड़की पहुंच जाती है बुराड़ी के थाने में, दिल्ली में, क्योंकि बुराड़ी की रहने वाली लड़की थी, वो वहीं पहुंच जाती है बुराड़ी थाने में, और वहां एक जीरो एफ आई लिखवा देती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है। और डिटेल में जो लिखवाती है उसमें कब हुआ है, क्या हुआ है, तो लिखवाती है कि 10 मई 2022 को, 10 मई 2022 को उसके मिथिलेश ने बुलाया उसको फ़ोन करके कि कुछ काम है चलो, गाड़ी में बिठाया और उसको एक गेस्ट हाउस पे ले गया, वहाँ उसका रेप किया, बलात्कार किया, और उसका वीडियो बनाया, और बाद में उसको ब्लैकमेल करा और कई बार उसका रेप किया। अब जैसी वहाँ पर लिखी गई बुराड़ी में एफआईआर, उसके बाद 11 मार्च को अगले महीने ही ये एफआईआर, जीरो एफआईआर को उठा कर लाया जाता, ट्रांसफर किया जाता है इस कौशाम्बी थाने में, जिसके एसएचओ साहब थे प्रभात दीक्षित, जो कि 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से ही एक शख्स मिथिलेश जो चक्कर काट रहा था, अपनी सारे सबूत लेकर उसकी सुनवाई नहीं करते हैं, पर इस केस में तुरंत ही एक्शन लेते हैं। शुरू में लगा लोगों की शायद हौसला महिला का मामला है, इसलिए बहुत तेजी से यूपी पुलिस काम कर रही है, पर जब सच्चाई आप सुनेंगे तो आपका भ्रम टूट जाएगा, जैसे और लोगों को टूटा था। एसएचओ साहब एफआईआर को यहाँ लिखते हैं, और साथ में सिर्फ 3 धारा ऐसी बढ़ा देते हैं कि जिसमें आदमी की जिंदगी नरक होना तय होती है। उसमें 3 धाराएं होती हैं, 313, 323 और 328। ये धाराएं पहली बात तो ऐसी होती हैं जो बिना मेडिकल रिपोर्ट के, बिना पुख्ता हुए लग ही नहीं सकती किसी ऊपर। पर एसएचओ साहब शायद किसी और धुन में थे, उन्होंने ये तीनों धाराएं बढ़ाई, और उनको पता था कि राज हमारा, सरकार हमारी, करेगा कोई क्या कर लेगा। वो एफआईआर में 3 धारा बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर दवा बनाना शुरू करते हैं मिथिलेश पे। मिथिलेश पे दवा बनाते हैं, उनसे कहते हैं काम करो, तुम इस लड़की से फैसला कर लो। वो मानते नहीं मिथिलेश। फिर इसके बाद जो रीगल जायसवाल को बनाया जाता है जांच अधिकारी, वो इन पे प्रेशर बनाते हैं, कहते हैं 5 करोड़ रुपए लड़की मांग रही है, तो तुम उसको दे दो, तो ये जो मामला पूरा है रफा दफा हो जाएगा। मिथिलेश कहते हैं 5 करोड़ रुपए किस चीज के दूंगा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं 2 महीने से 3 महीने से आपका चक्कर काट रहा था, आपने कुछ नहीं किया, और इस लड़की ने फर्जी मुकदमा लिखवा दिया, और जो डेट बता रही है, डेट को मैं था ही नहीं, मैं थाईलैंड में था, और थाईलैंड होने के पूरे प्रूफ मिथिलेश देते हैं थाने में। आप सोचिए, पूरे प्रूफ, पासपोर्ट, क्योंकि कोई अगर देश से बाहर गया तो पूरे प्रूफ होंगे। वो ये तो कह नहीं रहा हो कि मैं गाजियाबाद में नहीं था, मैं दिल्ली में था या बम्बई में था। वो पूरे प्रूफ देते हैं कि मैं था ही नहीं, पासपोर्ट दिखाते हैं। पर पुलिस इतनी अपनी मदहोशी बोले क्या बोले, कि वो इतनी मस्त थी अपनी उसमें, कि एक भी बात मिथिलेश की सुनने को तैयार नहीं थी। वो सिर्फ जो उनको लगता था जो हम दिखा देंगे कोर्ट वही मानेगा, और होता भी यही है कि जो पुलिस दिखा देती है कोर्ट वही मानता है, सुनाई को छोड़ा नहीं है, कोर्ट में पेश करते हैं, जेल में ठूस देते हैं। इसके बाद 19 मार्च को पुलिस मिथिलेश को बुलाती है, अब थाने बुलाती है, कहती है तुमसे पूछताछ करनी है, थाने आ जाओ। मिथिलेश को लगा कि जैसे नॉर्मल पूछताछ होनी है वो करेंगे पुलिस वाले, छोड़ देंगे। पर पुलिस के पास जैसे ही थाने पहुंचते हैं मिथिलेश को 15 मिनट के अंदर अंदर जेल भेज दिया जाता है। 15 मिनट में किसी मुजरिम को अगर जेल भेज रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि पुलिस पूरे ही तैयारी में बैठी थी, पूरे कागज पत्तर जो थे पुलिस ने पहले ही तैयार कर दिए थे, और सिर्फ पुलिस को ये था कि आपकी माने तो ठीक, नहीं तो जेल। जैसे ही मिथिलेश थाने पहुंचते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम फैसला करोगे नहीं करोगे, तो कहते हैं फैसला किस चीज का, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। बस इतनी देर थी कि मिथिलेश को उठा के जेल पैक कर दिया जाता है। अब मिथिलेश लगभग 95 दिन विदेश जेल में रहे। पर मिथिलेश को सबसे ज्यादा हैरानी जब हुई जब उन्होंने अपनी चार्जशीट पढ़ी। चार्जशीट जब पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उनको पता चला कि 16 हफ्ते की लड़की प्रेग्नेंट दिखाई गई है चार्जशीट में, कि बलात्कार करा इन्होंने, और उसके साथ जो बलात्कार किया था उसी में बच्चा इसकी लड़की के पेट में रह गया। अब उनको पता चलता है कि लड़की का जो अबॉर्शन हुआ है वो एलजेपी के अस्पताल दिल्ली में हुआ है। इसके बाद वो एक आईटीआर लगाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिकार होता है आम आदमी पे, कि अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो किसी भी विभाग से आईटीआर लगा सकता है। आईटीआर लगाते हैं तो वहां से कोई रिपोर्ट आती है,
एलजेपी के जो अस्पताल है वो रिपोर्ट भेजता है, तो उसके बाद उनकी जो मिथिलेश के होश उड़ जाते हैं। उस रिपोर्ट में पता चलता है कि लड़की 16 हफ्ते की नहीं 22 हफ्ते की 22 वीक की प्रेग्नेंट थी। 22 वीक का मतलब होगा 5.5 महीने। पर जब डेट मैचिंग करी जाती है तो किसी भी हिसाब से जब लड़की ने मुकदमा लिखवाया कि किस डेट को उसका बलात्कार हुआ था, वो मैच ही नहीं खाती है। अब जब मैच नहीं खाती है तो उसके बाद जो रीगल जायसवाल, जब डेट मैच नहीं खाती है, जब डेट मैच नहीं खाती है तो उसके बाद वो बड़े अधिकारियों पर धक्के खाना शुरू करते हैं। कोई उनकी सुनवाई कहीं होती नहीं। तभी उनको पता चलता है कि दीपिका भारद्वाज नाम की एक महिला है जो एनजीओ चलाती है। ये उनका फोटो आप देख लीजिए। सही मायने में पहली महिला ऐसी है जो सचमुच एक एनजीओ चला रही है, और महिलाओं की तरह नहीं कि कोई महिला झूठा केस लेके भी किसी महिला आयोग में पहुंच जाए, किसी एनजीओ पहुंच जाए तो बस सिर्फ उसकी बात सच मानी जाती है और लड़कों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। ये दीपिका भारद्वाज के कई केस ऐसे पहले भी उन्होंने सुलझाए हैं जहां लड़कियों ने लड़कों को अपने पहले शिकार बनाया, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करी। जैसी दीपिका भारद्वाज पे खबर पहुंचती है, वो डीजी यूपी से बात करती हैं और पूरी घटना सुनाती हैं, और साथ ही जो प्रूफ होते हैं। और सबसे मेन चीज शायद जो एसएचओ साहब थे उनको पता नहीं थी कि थोड़े जो प्रूफ थे या वीडियो थी उन्होंने पहले ही बचा रखी थी मिथिलेश ने। इसके बाद पूरे वीडियो प्रूफ लेके मिथिलेश और दीपिका भारद्वाज पहुंच जाते हैं यूपी डीजी के पास। जब पूरे प्रूफ उनके पास जाते हैं, डीजी को भी लगता है कि जो हो रहा है गलत हुआ है और किसी गलती को गलत फंसाया गया है, और पुलिस भी जो इसमें शामिल है। इसके बाद वो डीजी साहब जो होते हैं एक एसआईटी गठन कर देते हैं। एसआईटी गठन करते हैं, उनको जांच सौंपी जाती है कि इसमें पता लगा जाए सच्चाई है क्या। जब एसआईटी पूरी जांच करती है, कॉल डिटेल निकालती है, लड़की की निकालती है, लड़की घर वालों निकालती है, पुलिस जितने पुलिस वाले नाम बताते हैं मिथिलेश उनकी निकालती है, तो एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा होता है। खुलासा ये होता है, कॉल डिटेल से खाली पता चल जाता है कि जब उस लड़की ने एफआईआर लिखवाई थी मार्च में, उससे पहले ही जनवरी से ही रीगल जायसवाल, इंस्पेक्टर जो एसएचओ साहब है, ये लड़की के संपर्क में थे और लगातार डेली कई बार उस लड़की से बातें करते थे। इसके बाद फिर और जांच पड़ताल की गई। जब लड़की का जो एक अल्ट्रासाउंड था पहले वाला जो हुआ था एलजेपी के अस्पताल में, जिसमें 22 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी, जब उसकी जांच हुई तो वो रिपोर्ट भी मिल गई। और जब चार्जशीट देखी गई तो चार्जशीट में सिर्फ लिखा हुआ था, कोई भी रिपोर्ट उसमें लगाई नहीं गई थी। तो साफ साफ पता चला था पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, उस 22 हफ्ते को 16 हफ्ते में बदलने की कोशिश करी थी। और इसके बाद जब डीएनए का सैंपल लिया गया और जो उसके अस्पताल में डीएनए सैंपल था, जब उनको जांच की गई तो पता चला कि इस लड़की का डीएनए बच्चा जो है या इसका रहा है, इससे मिथिलेश कोई मैच नहीं खा रहा है। फिर लड़की से पूछताछ की गई, पता चला कि इसके जो पहले एक आशिक है, ये उसका बच्चा था पेट में उसके। अब सोचिए किसी और के बच्चे को बनाया गया एक गैर आदमी का, कि ताकि उसको सजा हो पाए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया गया। दरअसल एक रोहिणी कोर्ट की एक वकील साहिबा है। वैसे तो वकीलों का काम होता है अपना जो उनका क्लाइंट है गलत और सही उसको बचाने का। जब ये लड़की उन पे गई और सारी बात बताई तो अबॉर्शन तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे कोर्ट का नियम है कि अगर 16 हफ्ते तक से नीचे तो आप अबॉर्शन कर सकते हैं, पर उससे अगर ऊपर होता है 20 हफ्ते से तो आपको जिस भी राज्य में आप हैं वहाँ के हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऊषा रानी जी ने उनको एक सलाह दे दी कि आप एक काम करो, इस बच्चे को इस आदमी को टेप दो कि ये बलात्कार के समय इससे हुआ है और हाई कोर्ट से में इसकी परमिशन मिल जाएगी। पर उनको ये नहीं पता था कि शायद इस मामले में जो मिथिलेश है वो आगे तक पहुंच जाएंगे और ये पूरा भांडा खुल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें एक राज्य एक जिले की या राज्य की पुलिस नहीं थी, इसमें 2 राज्य के अलग अलग थानों की पुलिस थी। अब उनके नाम सुनिए, उनके कारनामे सुनिए। दरअसल इसमें सबसे पहले थे एक बलजीत कौर जो बुराड़ी थाने में रहती है, जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। दूसरे थे तेजेंद्र सिंह रानिया, ये इस लड़की के आरोपी लड़की के पड़ोसी साहब है। तीसरे हैं साइबर सेल के गाजियाबाद के, जिनका नाम है दीपक भैसला, करण भारद्वाज, रीगल जायसवाल जो इस केस के जांच अधिकारी थे, कौशाम्बी जो आजकल अंकुर बिहार थाने में है, जो अंकुर बिहार डीएलएफ खजूरी के आसपास है। और दूसरे हैं एक अंकित जो भी क्या नाम है उत्तर प्रदेश में ही है। प्रभात दीक्षित को आप बताया था मैंने कि ये दरोगा एसएचओ साहब हैं, और एक एसीपी साहब। अब सबसे मेन बात थी, इन्होंने इस केस में से कुछ धाराएं कम करने के लिए तकरीबन 32,80,000 रुपए इन मिथिलेश से वसूले। और उसका ज्यादातर प्रूफ जो है मिथिलेश के पास था, क्योंकि ज्यादातर पेमेंट जो थी उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर करी थी, इसलिए उनका प्रूफ था। जिसमें से खाली 13 लाख रुपए तो सिर्फ इस रीगल जायसवाल ने जो जांच अधिकारी है इसने ले लिए। 6-7 लाख रुपए करीब एसीपी साहब ने लिए, एसएचओ साहब ने शुरू में 3 लाख रुपए ले लिए, अंकित ने 3 लाख रुपए लिए, और इसी तरीके से 2-3 लाख रुपए अलग अलग साइबर सेल के जो लोग हैं उन्होंने ले लिए, ताकि जो मीडिया तक की खबर न पहुंचे और मीडिया वाले
तुम पर बेइज्जती न करें, तुम बदनामी न करें। अब सोचिए आप सोचिए अगर मिथिलेश इतनी भागदौड़ ना करते, एसआईटी गठन ना होता, तो क्या होता मिथिलेश के साथ में। और सबसे मेन चीज, तारीफ इसमें दीपिका भारद्वाज की होनी चाहिए। अगर वो तो और दूसरे संगठनों की तरह होती, एनजीओ की तरह होती, तो शायद इस मिथिलेश को कभी इंसाफ नहीं मिल पाता। एसआईटी ने पूरी जांच करी तो पाया कि जो इसमें 22 लोग जो हैं इसमें अपराधी हैं, जिसमें से सारे पुलिस वाले, साइबर सेल के और इस लड़की के माँ बाप जो पूरा गिरोह चलाते हैं, और इस गिरोह के कई और मेंबर थे। जो 22 लोग नामजद हो गए थे। जब पूरी जांच हो जाती है तो इसके बाद एक टीम जाती है गाजियाबाद पुलिस की लेने के लिए बुराड़ी थाने, बुराड़ी क्षेत्र में इस लड़की को और लड़की घर वालों को। जैसे ही वहाँ पुलिस टीम पहुंचती है, वहाँ उल्टा पुलिस की कुटाई हो जाती है। पुलिस की कुटाई हो भी क्यों ना, क्योंकि जो उस लड़की का या उसके परिवार वालों का, इस गैंग का हौसला पुलिस ने बढ़ा रखा था। पुलिस वालों की वर्दी फाड़ दी जाती है, उन्हें बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद फिर उसके एक मामला और बढ़ जाता है। इसके बाद पुलिस जो होती है भारी बल के साथ जाती है और 4 लोगों को, माँ बाप भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। आप सोचिए, जिस केस में, फर्जी केस में एक शख्स को 10 मिनट में जेल भेज दिया गया, उसी केस में उस आरोपी लड़की को 6 महीने लग गए गिरफ्तार करने में। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि सिर्फ मात्र 1-2 महीने के अंदर ही उस लड़की को जमानत दे दी गई, क्योंकि वो लड़की थी। मतलब अगर उस लड़की पिछले साबित न कर पाते, प्रूफ ना होते, तो उस लड़की के रेप के इल्जाम में उसको फांसी में देने की मांग उठने लगती। और अब भी जो प्रभात जी हैं, प्रभात दीक्षित जी, ये धमकियां दे रहे हैं कि हम लड़की को खड़ा कर देंगे ले आके कहीं भी, किसी भी दिल्ली में जगह, हाई सोसाइटी जगह में, और उस पर तेल छिड़क के उस पर धमकी दे देगी, मैं आग लगा लूंगी। तो वो आग लगाएगी भी नहीं, पर तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। क्योंकि लड़की है, वो जो कहेगी लोग मान लेंगे, सिंपत्ति हो जाएगी और सब भूल जाएंगे पीछे क्या हुआ, और कोई जांच पड़ताल होने वाली नहीं है। और इसकी भी शिकायत पर फिर आगे मसले से करिए। और आप सोचिए कैसी लड़की ऐसी होती है, और पुलिस कैसे शिक्षा बनाती है, आपकी समझ में आ गया होगा। अपना और अपना ख्याल रखें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद चैनल बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।